जरा कल्पना कीजिए, एक क्रिकेट टीम मैदान पर उतर रही है और उस एक टीम की जर्सी, पैंट, कैप, मतलब हर जगह मिलाकर कुल 37 अलग-अलग कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स के लोगो लगे हैं। और उसी समय इस पूरे लीग पर एक पड़ोसी देश के साथ चल रहे भारी भू राजनीतिक तनाव का साया भी मंडरा रहा है। बिल्कुल। और ब्रॉडकास्टिंग रूम में बैठा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर क्या दिखाया जाएगा। मतलब सुनकर लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट हो, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये असलियत है। सही कहा। ये 2026 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी इस 19वें सीजन की जमीनी हकीकत है। खेल का मूल ढांचा तो वही है, बल्ले और गेंद का, लेकिन उसके इर्द गिर्द का जो पूरा तंत्र है ना, वो अब अकल्पनीय रूप से विशाल हो चुका है। तो चलिए आज इस विषय का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। हमारे पास आज बहुत सी दिलचस्प जानकारी है, जिनमें विकिपीडिया के विस्तृत आंकड़े, वित्तीय रिपोर्ट्स, प्रायोजकों की लंबी सूची और बीसीसीआई के कुछ बहुत ही कड़े नए नियम शामिल हैं। और हाँ, पॉइंट्स टेबल का वो पेचीदा गणित भी। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का मिशन महज क्रिकेट का स्कोर कार्ड पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन इस 64 दिनों तक चलने वाले 74 मैचों के महाकुंभ को डिकोड करना है। हमें ये समझना है कि कैसे ये टूर्नामेंट अब सिर्फ चौके छक्कों का खेल नहीं रहा, बल्कि ये उच्च स्तरीय व्यापार, सख्त कॉर्पोरेट नियंत्रण और वैश्विक कूटनीति का एक बेहद पेचीदा जाल बन चुका है। तो शुरुआत करते हैं इस साल के पैमाने से। देखिए, इस साल का पैमाना ही अपने आप में एक अलग कहानी कह रहा है। 28 मार्च से शुरू होकर 31 मई तक चलने वाला ये टूर्नामेंट आईपीएल के इतिहास की सबसे लंबी विंडो है। वाह, सबसे लंबी विंडो, मतलब खिलाड़ियों के लिए तो ये एक मैराथन है। और जैसा कि हमने 2023 में देखा था, इस बार भी ग्रुप फॉर्मेट की वापसी हुई है, जहां 10 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है, ये एक 64 दिन का शारीरिक और मानसिक इम्तिहान है। सच बताऊं तो मैदान पर गेंद फेंके जाने से बहुत पहले असली खेल तो एसी वाले बोर्डरूम्स में खेला जा चुका होता है। अगर हम प्रायोजकों की दुनिया पर नजर डालें तो इस साल की शुरुआत में कॉर्पोरेट बॉक्स में एक बड़ा भूकंप आया था। आप ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये वो फैंटेसी गेमिंग कंपनियां हैं जिनके बिना पिछले कुछ सालों में आईपीएल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने अचानक लीग स्तर के सौदों से अपने हाथ खींच लिए। और इसका कारण भी बहुत सीधा था, नियामक दबाव यानी रेगुलेटरी प्रेशर। इन फैंटेसी गेमिंग कंपनियों पर हाल ही में जो भारी टैक्स का बोझ डाला गया और जो नए सरकारी नियम लागू हुए, हाँ, वो 28% जीएसटी वाला मामला। बिल्कुल। उसके चलते उनके लिए करोड़ों डॉलर के ब्रॉडकास्ट और लीग स्पॉन्सरशिप को बनाए रखना आर्थिक रूप से अस्थिर हो गया था। उनके प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ गए और उन्हें मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो मतलब सामान्य बाजार के तर्क के अनुसार जब इतनी बड़ी कंपनियां रातों रात पीछे हटती हैं तो आयोजकों में तो खलबली मच जानी चाहिए थी। ऐसा लगना चाहिए था कि स्पॉन्सरशिप के स्लॉट्स खाली रह जाएंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, बाजार पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा, मतलब शून्य। ब्रांड्स ने आईपीएल की ताकत पर पलक तक नहीं झपकाई। अच्छा, तो वो खाली जगह कैसे भरी गई? बहुत ही तेजी से। ये देखना किसी कॉर्पोरेट केस स्टडी से कम नहीं था। और जिन कंपनियों ने ये जगह ली वो कोई कल की आई हुई स्टार्टअप्स नहीं थीं। सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पर ड्रीम 11 की जगह तुरंत भारी भरकम औद्योगिक कंपनी श्री सीमेंट ने ले ली। श्री सीमेंट मतलब सीधा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? हाँ, और राजस्थान रॉयल्स ने वारी सोलर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के साथ हाथ मिलाया। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी भव्य शादी से आपके पुराने बहुत अमीर रिश्तेदार अचानक नाराज होकर चले जाएं और उनकी वीआईपी कुर्सियों पर तुरंत नए टेक अरबपति और रियल एस्टेट टाइकून आकर बैठ जाएं। सही कहा। ब्रांड्स को अच्छी तरह पता है कि भारत में आईपीएल से बड़ा कोई मंच नहीं है। पारंपरिक कंपनियों जैसे गुजरात टाइटंस के लिए बिरला एस्टेट्स का आना ये दिखाता है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का मोटा पैसा क्रिकेट में बह रहा है। और सिर्फ पारंपरिक कंपनियां ही नहीं, तकनीक के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप में पहली बार गूगल सर्च एआई मोड की को प्रेजेंटिंग लेवल पर एंट्री हुई है। वाह, मतलब एआई अब खेल को देखने के तरीके को स्पॉन्सर कर रहा है। बिल्कुल। ये साबित करता है कि ब्रांड्स अब आईपीएल को 1 या 2 महीने के विज्ञापन के रूप में नहीं देखते, वे इसे एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म मानते हैं। आपको पता है,
डिज्नी स्टार और वायकॉम के विलय के बाद बने जियो स्टार के पास इस बार 27 ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स हैं। 27 पार्टनर्स, ये तो ब्रॉडकास्ट के स्तर पे है। और टीम के स्तर पर क्या हाल है? अगर हम टीम स्तर पर जाएं तो अकेले गुजरात टाइटंस के पास 37 स्पॉन्सर्स हैं। 37 स्पॉन्सर्स सिर्फ एक टीम के लिए? मतलब हद है। अगर आप एक जर्सी को देखें तो खिलाड़ियों के कपड़ों पर शायद 1 इंच भी खाली जगह नहीं बची होगी। वे चलते फिरते बिलबोर्ड बन चुके हैं। सही बात है। और देखिए, जब इतना भारी कॉर्पोरेट पैसा, इतने सारे ब्रांड्स दांव पे लगे हों, तो जो लोग इस शो को चला रहे हैं यानी बीसीसीआई, वे तो चाहेंगे ही कि हर चीज मशीन की तरह परफेक्ट चले। और इसीलिए इस बार जो नियम लागू हुए हैं वो इतने सख्त हैं कि किसी सैन्य ऑपरेशन की याद दिलाते हैं। सच में नियंत्रण बहुत कड़ा है। मैं नियमों की लिस्ट देख रहा था। उदाहरण के लिए मैच के दिन खिलाड़ियों के अभ्यास पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब खिलाड़ी अब मैच वाले दिन नेट्स का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हाँ, ये नियम नया है। ये नियम मुझे थोड़ा हैरान करता है। अभ्यास पर रोक क्यों? क्या ये खिलाड़ियों के रूटीन में दखलंदाजी नहीं है? एक एथलीट तो वार्म अप करना चाहेगा ना। देखिए, एक एथलीट के नज़रिया से ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के लॉजिस्टिक्स को समझें तो तस्वीर साफ होती है। इस बार 18 अलग-अलग वेन्यू पर मैच हो रहे हैं। 18 स्टेडियम्स। हाँ, तो जब कोई टीम मैच के दिन अभ्यास करती है तो ग्राउंड स्टाफ को दोहरी मेहनत करनी पड़ती है, पिच की तैयारी में बाधा आती है, और सबसे जरूरी बात, टीवी क्रू को कैमरा सेट करने में देरी होती है। ओहो, अब मैं समझा। ब्रॉडकास्टर्स के लिए तो हर मिनट की कीमत लाखों में है। बिल्कुल। इसलिए समय बचाने और लॉजिस्टिक्स को एकदम सुचारू रखने के लिए अभ्यास को मैच के दिन से हटा ही दिया गया है। और ये नियंत्रण सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। मैंने पढ़ा कि खिलाड़ियों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर है। वे स्टेडियम से होटल या कहीं भी सिर्फ टीम बस से ही यात्रा कर सकते हैं। कोई अपनी निजी गाड़ी नहीं ले जा सकता। हाँ, सुरक्षा और समय की पाबंदी, और इसके अलावा एक बहुत ही सख्त ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। ड्रेस कोड क्रिकेट में? जी हाँ, कोई भी खिलाड़ी मैच के बाद के प्रेजेंटेशन में स्लीवलेस जर्सी या वो जो फ्लॉपी हैट होती है ना, वो पहनकर नहीं जा सकता। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप कैसे दिख रहे हैं, इस पर भी कंट्रोल? और तो और, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप धारकों के लिए एक नियम है कि उन्हें मैच के शुरुआती ओवरों में अपनी कैप पहननी ही होगी। इसके पीछे का लॉजिक है? इसके पीछे का गणित बहुत सीधा है, विजिबिलिटी। देखिए, शुरुआती ओवरों में टीवी पर दर्शकों की संख्या सबसे अधिक होती है। प्रायोजक उस समय अपनी ब्रांडिंग एकदम स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं। कैप पर भी तो प्रायोजकों के लोगो होते हैं। बिल्कुल। अगर खिलाड़ी कैप नहीं पहनता या अजीब कपड़े पहनकर टीवी पर आता है तो वो प्रायोजकों के लिए नुकसान का सौदा है। और समय बचाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया गया है ना? हाँ, खेल की गति को बनाए रखने के लिए इस बार स्मार्ट रीप्ले सिस्टम को भी सभी 18 वेन्यू पर लागू किया गया है। इससे क्या होता है? इससे थर्ड अंपायर को टीवी डायरेक्टर का इंतजार नहीं करना पड़ता। जो स्प्लिट स्क्रीन्स और अलग-अलग एंगल्स हैं, वो अंपायर खुद तेजी से देख सकता है और फैसले सेकंडों में लिए जा सकते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा संदेह होता है। 18 वेन्यू, स्मार्ट रिप्ले, ड्रेस कोड, बस में यात्रा की पाबंदी, इन सब नियमों को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि बीसीसीआई खिलाड़ियों को एथलीट कम और एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट मशीन के कर्मचारी ज्यादा मान रही है? ये बहुत ही प्रासंगिक चिंता है। एथलीट्स पर इसका मानसिक दबाव जरूर पड़ता होगा, लेकिन देखिए, जब आप 64 दिनों का टूर्नामेंट चला रहे हो, जहां एक एक टीवी स्लॉट करोड़ों का हो, तो एकरूपता और अनुशासन जरूरी हो जाता है। वो तो है। इसके अलावा 18 वेन्यू होने का मतलब है कि सैटेलाइट स्टेडियम का कॉन्सेप्ट अब हावी है, जैसे राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी में खेल रही है। हाँ, पंजाब की टीम मुल्लामपुर में खेल रही है। और आरसीबी रायपुर में। कुछ राज्यों में चुनाव के कारण भी शेड्यूल में बदलाव हुए हैं। इतने बड़े स्तर पर चीजें तभी काम कर सकती हैं जब एक सख्त कॉर्पोरेट ढांचा हो। ठीक है, हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि स्टेडियम के अंदर, नेट्स पर, ब्रॉडकास्टिंग रूम में और टीम बस में बीसीसीआई का पूरा नियंत्रण है, क्योंकि वो बॉस हैं। लेकिन क्या? लेकिन जब हम स्टेडियम की दीवारों के बाहर की दुनिया को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और वैश्विक राजनीति शुरू हो जाती है। बीसीसीआई ये तो तय कर सकती है कि खिलाड़ी क्या पहनेगा, लेकिन जब बाहर की भू राजनीति इस क्रिकेट के इकोसिस्टम से टकराती है, तब वे क्या करते हैं? तब मुस्तफिजुर रहमान जैसा विवाद जन्म लेता है। बिल्कुल। और यहाँ जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए इस विषय में गहराई से जाने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, डिस्क्लेमर देना जरूरी है।
हमारे सामने जो स्रोत हैं, हम केवल उनमें दी गई जानकारी और तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पक्ष, देश या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हम केवल ये देख रहे हैं कि राजनीति ने खेल को कैसे प्रभावित किया, जो कि हमारे स्रोतों में दर्ज है। तो अगर हम स्रोतों में दर्ज घटनाक्रम को देखें, कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीलामी में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भारी भरकम रकम में खरीदा था। हाँ, 9.2 करोड़ रुपए में। केकेआर के लिए वह एक बहुत ही प्रमुख गेंदबाज थे। लेकिन इसके बाद खेल के मैदान में राजनीति की सीधी एंट्री होती है। 2025 में बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा की कई घटनाएं हुई। जिनमें दिसंबर 2025 में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग भी शामिल थी। बिल्कुल। और इन घटनाओं के कारण भारत में भारी जनाक्रोश था। इसी कूटनीतिक और सामाजिक तनाव के बीच जनवरी 2026 में बीसीसीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी मिसाल पहले शायद ही कभी मिलती हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने केकेआर को सीधा निर्देश दिया कि वे मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दें। मतलब फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा क्षण था। आमतौर पर टीमें खिलाड़ियों को उनके खराब फॉर्म या फिटनेस के आधार पर बाहर करती हैं। हाँ, क्रिकेट के कारणों से। लेकिन यहाँ एक राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड एक निजी फ्रेंचाइजी को राजनीतिक कारणों से एक विदेशी खिलाड़ी को बाहर करने का निर्देश दे रहा था। इस फैसले ने तुरंत एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। स्रोतों के अनुसार प्रतिक्रियाएं दोनों सिरों से आईं। कांग्रेस नेता शशि थरूर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क ये था कि दोनों देशों के बीच तनाव अपनी जगह है, लेकिन एक देश की घटनाओं के लिए महज एक खिलाड़ी को सजा क्यों दी जाए। बांग्लादेश के पूर्व कप्तानों जैसे खालिद महमूद और मोहम्मद अशरफुल ने भी इस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर इस फैसले का कड़ा बचाव भी किया गया। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम ने बीसीसीआई के इस कदम का पूरा समर्थन किया। उनका मानना था कि जब राष्ट्रीय भावनाएं आहत हों तो खेल को समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन देखिए, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो था इस एक फैसले से शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट। हाँ, वो तो बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश का भारतीय दौरा ही रोक दिया। और इसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से मांग की कि 2026 के T20 विश्व कप, जिसकी सह मेजबानी भारत कर रहा है, से उनके मैच भारत से हटाकर किसी और देश में कराए जाएं। क्या आईसीसी ने उनकी बात मानी? नहीं, आईसीसी ने उस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है और किसी विशेष खतरे की कोई खुफिया जानकारी नहीं है। फिर बांग्लादेश ने क्या किया? इस इंकार का नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप से अपना नाम ही वापस ले लिया। उनकी जगह विश्व कप में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। वाह! एक खिलाड़ी के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से बात शुरू हुई और एक देश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और विवाद यहाँ भी नहीं रुका। बांग्लादेश सरकार ने कुछ समय के लिए अपने देश में आईपीएल की प्रसारण पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा, टीवी ब्रॉडकास्ट ही बैन कर दिया? हाँ, हालांकि बाद में नई सरकार आने पर वो बैन हटा लिया गया। अगर हम इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि खेल और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। ये घटना भविष्य की फ्रेंचाइजी लीग्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मेरा भी यही सोचना है कि अगर भविष्य में देशों के बीच संबंध बिगड़ते हैं तो क्या खिलाड़ियों का करियर और फ्रेंचाइजी की रणनीतियां इसी तरह रातों रात बदल दी जाएंगी? यह एक ऐसी वास्तविकता है जिससे अब हर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी को निपटना होगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क अब फ्रेंचाइजी के जोखिम आकलन का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है। खैर, इतना भारी कूटनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव होने के बावजूद जब अंपायर मैदान पर प्ले पुकारता है तो अंततः बात एक ही जगह आकर रुकती है। पॉइंट्स टेबल। बिल्कुल। इन सभी विवादों के बीच 10 टीमों का अंतिम लक्ष्य तो उस ट्रॉफी को उठाना ही है। और उस ट्रॉफी तक पहुंचने का रास्ता पॉइंट्स टेबल के बेहद जटिल गणित से होकर गुजरता है। जीत पर 2 अंक, हार पर 0 और मैच रद्द होने पर 1 अंक। सुनने में तो आसान लगता है। सुनने में आसान है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, ग्रुप फॉर्मेट में हर मैच की अहमियत बढ़ जाती है। और जब 74 मैचों का लंबा सफर तय करना हो तो केवल मैच जीतना ही काफी नहीं होता। यहीं पर वो कंसेप्ट आता है जो अच्छे कप्तानों की नींद उड़ा देता है, नेट रन रेट या NRR। हाँ, NRR।
अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं तो एनआरआर बिल्कुल आपके क्रेडिट स्कोर की तरह है। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। जैसे खराब क्रेडिट स्कोर होने पर बैंक ऐन मौके पर लोन देने से मना कर देता है, वैसे ही खराब एनआरआर वाली टीम प्लेऑफ के दरवाजे से खाली हाथ लौट जाती है। बिल्कुल। शुरुआत में किसी टीम को नेट रन रेट की फिक्र नहीं होती, वे बस जीत दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट का आखिरी हफ्ता आता है और मान लीजिए 3 टीमों के अंक बराबर हो जाते हैं, तक पता चलता है कि सीजन के दूसरे मैच में 15वें ओवर की जगह 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल करने की वो सुस्ती आज कितनी भारी पड़ रही है। एकदम सही। हर एक डॉट बॉल उस ईएमआई की तरह है जो आपके फाइनल स्कोर को प्रभावित कर रही है। और देखिए, नेट रन रेट केवल इस बात का पैमाना नहीं है कि आप कितने आक्रामक हैं, बल्कि ये टीम की गहराई यानी स्क्वाड डेप्थ का सबसे बड़ा परीक्षण है। वो कैसे? जब 64 दिनों तक अलग अलग शहरों में अलग अलग पिचों पर मैच खेले जाते हैं तो प्रमुख खिलाड़ियों का चोटिल होना या फॉर्म से बाहर होना तय है। हाँ, वो तो खेल का हिस्सा है। जिस टीम ने नीलामी में एक संतुलित टीम चुनी होगी और जिसकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी, वही टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों के बिना भी मैच को करीब तक ले जा सकती है और बड़े अंतर से हारने से बच सकती है। तो मतलब एक खराब नीलामी का सीधा असर नेट रन रेट पर पड़ता है? बिल्कुल। 1-2 खिलाड़ियों की जाती टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और नेट रन रेट रसातल में चला जाएगा। और हर टीम सिर्फ टॉप 4 में आना नहीं चाहती। असली लड़ाई तो पहले और दूसरे स्थान यानी टॉप 2 के लिए होती है। हाँ, क्योंकि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं, क्वालिफायर 1 और अगर उसमें हार गए तो क्वालिफायर 2। जबकि तीसरे और चौथे स्थान की टीमों को एलिमिनेटर खेलना होता है, जहां एक भी खराब दिन और आपका पूरा सीजन खत्म। अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो इस लीग में कुछ ही टीमों ने इस गणित को पूरी तरह से क्रैक किया है। आप चेन्नई और मुंबई की बात कर रही है ना? हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों ने 5-5 बार खिताब जीतकर इस लीग पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है और कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार की चैंपियन है। लेकिन इन सब के बीच मौजूदा चैंपियन को कैसे भूला जा सकता है? आरसीबी। हाँ, 2025 में 18 साल के लंबे सूखे को खत्म करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार अपना पहला खिताब जीता था और हमारे सूत्रों के अनुसार इस 2026 के सीजन में भी वे डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उसी लय में दिख रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआती मैचों में जीत और शानदार नेट रन रेट के साथ वे फिलहाल टेबल में शीर्ष पर काबिज हैं। टीम की जीत के साथ साथ ये लीग व्यक्तिगत चमत्कारों का भी मंच रही है। इस दबाव के बीच खिलाड़ियों के जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स हैं, वे इस बात की गवाही देते हैं कि ये टूर्नामेंट किस स्तर की प्रतिभा की मांग करता है। जैसे 2016 में विराट कोहली के 973 रन, जो आज भी एक अभेद्य रिकॉर्ड है। या फिर 2021 में हर्षल पटेल का 32 विकेट लेकर पर्पल कैप जीतना। इस 74 मैचों की भट्टी में लगातार ऐसा प्रदर्शन करना ही किसी खिलाड़ी को महान बनाता है। सही कहा। तो जब हम इन सभी पन्नों, स्रोतों और आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो इस सब का असल मतलब क्या है? तस्वीर बहुत साफ है। आईपीएल 2026 अब केवल गर्मियों की शाम को देखा जाने वाला एक साधारण खेल नहीं रहा। ये एआई ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स, देश भर में फैले सैटेलाइट स्टेडियम्स, अनुशासन लागू करने वाले सख्त कॉरपोरेट नियमों और विश्व स्तर की भू राजनीतिक उथल-पुथल का एक विशाल, जटिल इकोसिस्टम बन चुका है। बिल्कुल। ये एक ऐसा ढांचा बन गया है जहां खेल का हर एक मिनट एक उत्पाद है। ये अब केवल खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी कूटनीति है। और इसी मोड़ पर हमारी आज की चर्चा समाप्त होती है। खेल के इस बदलते हुए स्वरूप और इसके पीछे के भारी तंत्र को डिकोड करने में बहुत सी नई बातें सामने आईं। हाँ, काफी कुछ सोचने को मिला आज। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनसे विदा लेने से पहले मैं एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से ये पूरा टूर्नामेंट अब एआई, एल्गोरिदम, ब्रॉडकास्टर्स की सुविधा के लिए बनाए गए कड़े नियमों और भू राजनीतिक सीमाओं से नियंत्रित हो रहा है, जहां एक टीम के 37 स्पॉन्सर्स हैं। बिल्कुल, जहां खिलाड़ियों की हर हरकत व्यवसायीकरण के दायरे में आ गई है, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में क्रिकेट के ये महाकुंभ असली घास के मैदानों और खिलाड़ियों की सहज प्रतिभा से ज्यादा डेटा सेंटर्स के एल्गोरिदम और कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स के बंद दरवाजों के पीछे खेले और जीते जाएंगे? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो खेल के आने वाले कल की दिशा तय कर सकता है। इस गहरी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे